लगता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप डाल रहे हो, नॉर्मली डाल रहे हो, ठीक है उसमें। लास्ट क्लास में क्या बता दिया था मैंने? नहीं, कहां तक पढ़ाया था? ये बता दिया था, रिवर्सिबल सेल बताया था? नहीं बताया था? जय हिंद डॉक्टर्स। डिस्कशन कहां तक हो गया था अपना? सिक्सटी वन तक हो गया था। अच्छा ठीक है, हेडिंग डाल दो एक बार, रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल। देखो रिवर्सिबल सेल आपके मॉड्यूल में गिवन है, पर आपको कहीं भी ऐसे जरूरत नहीं पड़ी होगी रिवर्सिबल सेल के क्वेश्चन की, आपको दिखाई नहीं दिया होगा पूरे मॉड्यूल में, है ना। इसके बारे में वैसे अपन ने पढ़ लिया था एप्लीकेशन नंबर 4 में। इसको एक बार देख लेते हैं। डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए आप, वैसे पूरा अच्छे से आपके मॉड्यूल में दे रखा है। दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक तो इक्विलिब्रियम वाला बनाना पड़ेगा, एक रिवर्सिबल सेल का बनाना पड़ेगा। देखो रिवर्सिबल सेल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल सेल वो सेल होते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। अब केमिकल रिएक्शन रिवर्स कैसे होती है? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ईएमएफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सा सेल है? डेनियल सेल है ना। यहाँ पर ZnSO4 का सोल्यूशन है एक्वस, और यहाँ पर CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डेनियल सेल से अपन को स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना पोटेंशियल ऑब्टेन होता है? 1.1 वोल्ट। कितना मिलता है अपन को? 1.1 वोल्ट मिलता है अपन को यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करा। रिवर्सिबल सेल का मतलब एक और बार बताया था मैं आपको, रिवर्सिबल सेल वो सेल होते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ईएमएफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो अपन यहां पर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं। मुझे पता है डेनियल सेल से कितना पोटेंशियल मिलेगा, 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, है ना। अब मैंने यहां पर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करा, ई एक्सटर्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने मान लो अप्लाई करा 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये अप्लाई नहीं कर रहा तो 1.1 वोल्ट आ रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। पर जैसे ही मैंने ये अप्लाई करा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। और 0.3 वोल्ट रहेगा तो मैं कह सकता हूं अभी भी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि यहां पर 0.3 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव में।
तो अभी भी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, सेल काम करता रहेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी कहां से कहां होगा, जिंक से कॉपर होगा। पर मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, मतलब नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या यहाँ पर रिडक्शन होगा, क्या यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्या यहाँ पर करंट का फ्लो होगा? कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप मुझे एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेल का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। और एक बार नेगेटिव हो गया मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कंडीशंस क्या हो गए, रिवर्स हो गई। याद करो एप्लीकेशन नंबर 4 केस 2, खोलो एक बार फटाफट एप्लीकेशन नंबर 4 केस 2। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का मैंने कराया था आपको एक एग्जांपल। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब पोटेंशियल आ रहा था तो आ रहा था -2.37 वोल्ट, है ना। अब जैसे रिएक्शन को रिवर्स करा था पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया था, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, अगर पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है मतलब सेल रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब सेल रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। सेल रिएक्शन रिवर्स हो गई, इसका मतलब यह है कि पहले जो ऑक्सीडेशन कर रहा था वो अब क्या कर रहा है बैठ के, रिडक्शन। पहले जो रिडक्शन कर रहा था वो क्या कर रहा है बैठ के, ऑक्सीडेशन। मतलब मैं कह सकता हूं जैसे ही सेल रिएक्शन रिवर्स होगी, जैसे ही मैं एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉपर का क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या होने लग जाएगा, रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कॉपर के आयंस धीरे धीरे करके सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। जिंक के आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, जब मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करा 1 वोल्ट से ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा था, कॉपर का, तो ये कहलाएगी एनोड और ये कहलाएगी कैथोड। ये कब कहलाएगी, जब अपन एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करेंगे 1.1 वोल्ट से ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एनोड और कैथोड की डेफिनेशन हमेशा फिक्स रहेगी, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड हो जाएगा। पहले अगर मैं अप्लाई नहीं करता, सिर्फ डेनियल सेल होता, तो एनोड ये था, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। कैथोड ये था, यहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये रिवर्सिबल सेल का एक डायग्राम है। तो मैं कह सकता हूं, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे अपन, those cells in which those cells in which those cells in which chemical reaction are reversed by applying chemical reaction are reversed by applying external EMF. Chemical reaction are reversed by applying external EMF in opposite direction, in opposite direction, by applying external EMF in opposite direction are known as reversible cells, are known as reversible cells. ठीक है। अब इसमें केस 1 लिखेंगे अपन। ये केस 1 का ही डायग्राम है। केस 1 क्या है, इफ एक्सटर्नल ईएमएफ इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ये 1.1 वोल्ट क्या है, ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। तो मैं कह सकता हूं क्या क्या कंक्लूजन अपन यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, जिंक से कॉपर या कॉपर से जिंक? कॉपर से जिंक होगा, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैच करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का या जिंक का? कॉपर का। ऑक्सीडेशन
of copper will take place at anode. Reduction of zinc ions will take place at cathode. अगर केस 2 की बात करें, केस 2 की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं इफ एक्सटर्नल ईएमएफ इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो मैं कह सकता हूं द सेल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. No cell reaction will take place, or no flow of current will take place. बना दो ये वाला डायग्राम. ये केस 1 का डायग्राम बना रखा अपन ने. केस 2 का डायग्राम क्या हो जाएगा? ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट. एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाएगा. बना लिया. अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताइए, ये रिवर्सिबल सेल का यूज क्या है? बिल्कुल, बैटरी को वापस रिचार्ज करना हो तो इसको यूज करेंगे. खुद लॉजिकली सोचना भी, लॉजिकली सोचो. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ डेनियल सेल की बात करूं, सिर्फ डेनियल सेल की, तो जब अपन डेनियल सेल की बात करें तो जिंक एटम आयंस में कन्वर्ट होके धीरे धीरे करके सोल्यूशन में आते हैं. तो जो डायरेक्शन होता है एटम से आयन का वो ये होता है ना? तो मैं कह सकता हूं थोड़ी देर बाद ये रॉड खत्म हो जाएगी और सेल काम करना बंद कर जाएगा. ठीक है. अच्छा, ऐसे भी तो कह सकता हूं यहां पर जब सेल काम करेगा तो ये जो कॉपर आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एटम में कन्वर्ट होकर इस रॉड पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे. थोड़ी देर बाद होगा क्या कि इस सोल्यूशन में जितने कॉपर आयंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. ये बात समझ में आ रही है? यही तो होता है. पर एक बात बताओ, जब सेल काम करना बंद कर जाएगा तो क्या इसका कोई यूज है? नहीं. तो अपन क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे. रिवर्स कैसे करेंगे? एक्सटर्नल ईएमएफ लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब आप खुद सोचो, एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कॉपर एटम किस में कन्वर्ट होंगे? कॉपर आयंस में. मतलब अब जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. मतलब सोल्यूशन में वापस से कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा. और यहां पर क्या होगा? रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब जिंक आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एटम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और रॉड को मोटा करते जाएंगे. और जैसे ही यहां पर रिवर्सिबल सेल में अप्लाई करूंगा, मतलब रिवर्सिबल सेल मतलब रिवर्सिबल कंडीशन अप्लाई करूंगा, तो होगा क्या? ये वापस से क्या हो जाएगा? सेल चार्ज हो जाएगा. ठीक है. जैसे ही रॉड मोटी हो गई और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस भरपूर हो गया तो सेल वापस से काम करने लग जाएगा. हटा दो एक्सटर्नल कंडीशन, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर रिडक्शन होगा और स्पॉन्टेनियस होगा. 1.1 वोल्ट आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो याद करो, जब गाड़ियों की बैटरी खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि उठा के फेंक देते हैं. एक बार ट्राई करते हैं उसको रिचार्ज करने की, और रिचार्ज अपन भी नहीं कर सकते, उसको कहीं ले जाना पड़ता है.
किसी एक वर्कशॉप ले जाना पड़ता है, वो खुद रिचार्ज करते हैं। कैसे रिचार्ज करते हैं? ऐसे ही करते हैं। और जो एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं वो ज्यादा करते हैं 1.1 वोल्ट से, क्योंकि अगर 1.1 वोल्ट लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। हाई वोल्टेज से करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कोरोजन। आपके दे रखा है, एक काम करो, मॉड्यूल खोल लो बस। नहीं, नहीं लिखना। वैसे तो आपको कोरोजन की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए, है ना? बता देता हूं मैं आपको एक बार, ये मिटा दूं सारा, ये डायग्राम तो बता दूं, है ना? क्योंकि इसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी ना रिवर्सिबल सेल की, वो अपन ने एप्लीकेशन नंबर 4 में कर ली थी। एप्लीकेशन नंबर 4 में अपन ने पढ़ लिया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल है, रिवर्स करेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। वो सारी चीजें देख ली थी, इक्विलिब्रियम स्टेट भी देख लिया था, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी इतनी। अच्छा, कोरोजन की बात करें तो कोरोजन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसलिए अपन यहां पर इसको पढ़ते हैं। क्या होता है जब कोरोजन होता है? कोरोजन जो है टर्म, ये एक ब्रॉड टर्म है। कोरोजन का मतलब ऐसा भी होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, ये ब्रॉड टर्म नहीं है। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये इसका सबसेट है, ये कोरोजन के अंदर आता है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर मेटल की टार्निशिंग, ये भी किसके अंदर आता है? कोरोजन के अंदर आता है। एक ग्रीन कलर की लेयर का डेवलपमेंट होता है ब्रॉन्ज पे, कॉपर पे, देखा होगा आपने, है ना? ये भी किसके अंदर आता है? कोरोजन के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो कोरोजन होता है ये बहुत, आप ऐसे कह सकते हो, बेनिफिशियल नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। ये बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को क्या कर देता है? खराब करके रख देता है। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। अगर ये कहीं कंडीशन डेवलप हो रही है तो अपन को क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। एक अभी न्यूज़पेपर में आया था रिसेंटली, हावड़ा ब्रिज पे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े वहां पर आयरन के पिलर्स लगे हुए हैं, वहां पर हो क्या रहा था, लोग गुटखा जो करते हैं, जो च्यू करते हैं गुटखा, उसका जो होता है कचरा, जो भी होता है, वो वहां पर फेंक देते हैं, है ना? मतलब थूक देते हैं वहां पर। तो उस, हाँ, जो थूक होती है ना उसकी, जो, वो क्या कर रहा है? उस स्ट्रक्चर को बहुत तेजी से क्या कर रहा है? कोरोड कर रहा है। 70-80 साल पुराना ब्रिज है वो, तो उसको क्या कर रहा है? कोरोड कर रहा है। तो अगर ऐसे बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन किस रीजन के कारण होता है? मेनली दो रीजन के कारण होता है। एक तो वाटर का प्रेजेंस, साथ ही साथ दूसरी एयर का प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पर जो अपन को कोरोजन पढ़ना है, कोरोजन में अपन को मेनली पढ़ना है यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ना है। कोरोजन बहुत ब्रॉड टर्म है, पढ़ना किसके बारे में? रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ना है। तो होता क्या है यहाँ पर, आपको पता होगा कोरोजन में होता क्या है, रस्टिंग में क्या होता है? मेटल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेटल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन होता कहां पर है? एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे होता है। तो मेटल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होंगे? मेटल के सरफेस से ही मूव करेंगे दूसरे स्पॉट पर। वैसे ये जो कोरोजन मैकेनिज्म होता है बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। आप जब ये पूरी थ्योरी पढ़ोगे ना तो इसमें पहले पैराग्राफ में ही लिखा है बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, इसको आप ऐसे समझ नहीं सकते, और थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पर अपन ऐसे समझ सकते हैं। होता क्या है, ये मान लो ये आयरन का पीस है ना? इस पर्टिकुलर स्पॉट पर, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या हुआ? मेटल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर तो जाएंगे नहीं, ये तो अंदर ही ट्रेवल करेंगे। बताया था अगर आयनाइजेशन कराना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे? इस स्पॉट से लेकर कहीं दूसरे स्पॉट पे जाएंगे और अंदर ही अंदर ट्रेवल करेंगे। अब इस स्पॉट पे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था जो कोरोजन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया
एटमॉस्फेयर में CO2 होती है ना, और वाटर के प्रेजेंस में होता है। तो CO2 जब वाटर में डिसॉल्व होगी तो एक एसिड बनेगा H2CO3। वहां से अपन को क्या ऑब्टेन होंगे, फ्री H+ आयंस ऑब्टेन होंगे, जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के रिडक्शन में मदद कौन कौन कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ वो H+ जो CO2 डिसॉल्व वाटर में होने के कारण अपन को ऑब्टेन हो रहा है। जब CO2 वाटर में डिसॉल्व होगा तब अपन को क्या ऑब्टेन होगा, H2CO3, और यहां से अपन को फ्री H+ मिलेंगे। तो जब वाटर की बात करें तो O2 को क्या क्या मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और H+ मिल रहा है। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे तो आप देखो वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, तो मिलेगी O2 और H+, मैंने बताया था आपको, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट ट्रेवल करे, तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, ऑक्सीजन के रिडक्शन में हेल्प करा। साथ ही साथ वाटर में कौन डिसॉल्व हुआ था, CO2 गैस, वहां से अपन को क्या मिला, H+। तो ये जो H+ है इसने भी क्या करा, वाटर में जो CO2 डिसॉल्व हुआ है वहां से H+ ऑब्टेन हुआ, इस ऑक्सीजन को क्या करा, रिडक्शन करने में मदद करी। मतलब ऑक्सीजन के रिडक्शन में दो चीजें मदद कर रही हैं, ऑक्सीजन के रिडक्शन को कराने में दो चीजें हेल्प कर रही हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिलीज हुआ, साथ ही साथ वो H+ जो वाटर में क्या हुआ, CO2 डिसॉल्व होने के कारण अपन को ऑब्टेन हुआ। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया और अपन को क्या मिल गया, वाटर मिल गया। ये बात समझ में आ रही है। अब एनोड और कैथोड की बात करें तो इनको अपन क्या कर ले, ऐड कर ले, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। और अब आप बताओ मुझे, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है वो रिडॉक्स होती है, और मैं कह सकता हूं यहां पर एक स्पॉट पे हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरे स्पॉट पे हुआ रिडक्शन, तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, मिनिएचर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं जब रस्टिंग होगी आयरन की तो वहां पर क्या होता है, सरफेस पर मिनिएचर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ऐसे बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगर इसको ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स, ये मिटा दूं सारा, गिव्स 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए Fe किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, और अपन को क्या मिल गया, H2O मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो फाइनल अपन को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Fe+2 मिलेगा। अब ये जो Fe+2 के आयंस होंगे ये भी क्या करेंगे, वाटर में, ये भी क्या करेंगे, वाटर के सरफेस पर ही मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और अपन जानते हैं अभी भी ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा Fe2O3। जो रस्ट होता है ना, रस्ट, वो क्या होता है, Fe2O3 होता है, मतलब Fe+3 के फॉर्म में होता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें 2Fe+2 प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। साथ ही साथ अपन को क्या मिलेगा, H+ अवेलेबल हो जाएगा। ये रिएक्शन मैंने ऑल्दो बैलेंस नहीं करी है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करें ऑक्सीजन हो गए 2 6, ठीक है। अब आप देखो ये प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन हुए थे ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन, जब सेल बना था तो ये प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन हुए थे, अभी भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। अगर फर्दर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, रस्ट मिलेगा अपन को, किसका, Fe2O3 का। जो रस्ट होता है ना, जो सरफेस पर अपन देखते हैं वो क्या होता है, Fe2O3 होता है। मतलब Fe का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो कंडीशन है ये रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। तो इसको क्या करते हैं अपन? प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, रस्टिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, रस्टिंग हो किसके कारण रही थी? एक तो ऑक्सीजन के कारण और एक वाटर के कारण। अगर मैं आयरन के रॉड को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने ही नहीं दूं, वाटर के साथ कांटेक्ट में आने ही नहीं दूं, तो ये होगी ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या कर लूं? इसको छुपा लूं। छुपाऊंगा कैसे? पेंट कर लूं, ग्रीस लगा लूं, है ना? मतलब मैं इसको क्या कर लूं, एक एक मोटा मोटा, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, इसकी कोटिंग कर लूं मैं, है ना? एक इसके ऊपर क्या कर लूं, एक लेयर सेट कर दूं। ठीक है, अब वो किसी की भी हो, ठीक है, और जैसी वो लेयर रिमूव होगी तो वापस से कोरोजन होने लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? टाइम टू टाइम इसको क्या करता रहूंगा? चेक करता रहूंगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसको आप किस में डिप कर दो? निकेल, कैडमियम या क्रोमियम के मोल्टन फॉर्म में इसको आप डिप कर दो, तो एक क्या हो जाएगी, इनकी कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। या आप क्या कर दो? जिंक की कोटिंग कर दो। जिंक की कोटिंग जब अपन करते हैं तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपने कहीं सुना होगा, ये लोअर क्लासेस में बताते हैं। जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं अपन? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। साथ ही साथ कभी कभार टिन की भी कोटिंग करते हैं। किसकी करते हैं? टिन की कोटिंग भी बहुत कॉमन यूज में आती है। और साथ ही साथ अपन जिंक की भी कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग को स्पेशली एक नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, वैसे तो अभी तक एक बार भी नहीं बना है, पर फिर भी बहुत कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन है वो। कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन क्या है कि जब आयरन को अपन प्रोटेक्ट करते हैं तो आयरन की कोटिंग अपन जिंक से भी कर सकते हैं और टिन की मदद से भी कर सकते हैं। पर दिक्कत पता है क्या है? कि अगर जिंक से करेंगे तो ये लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहेगा, भले ही कोटिंग टूट भी जाएगी ना तब भी प्रोटेक्टेड रहेगा। पर अगर टिन की कोटिंग करी और अगर कहीं से कोटिंग टूट गई तो टिन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पूरा अंदर ही अंदर आयरन गायब हो जाएगा। बाहर कोटिंग नजर आएगी कि हाँ यार प्रोटेक्टेड है, पता चला अंदर सब गायब हो गया, है ना? इसका रीजन है एक, अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है ना? अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, अपन कोटिंग किसकी कर रहे हैं? जिंक की कर रहे हैं और टिन की कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ जिंक कहां पर आएगा? मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी एसएन, है ना? मतलब मैं कह सकता हूं मंजन जेडन आ गया, फिर नीचे कौन आएगा? मंजन कर फेंक दे एफई, फिर और नीचे कौन आएगा? एसएन। ये बात समझ में आ रही है ना? अब सुनना ध्यान से। सपोज करो अपन ने कोटिंग करी जिंक की। किसकी कोटिंग करी? जिंक की करी कोटिंग, है ना? पूरी कोटिंग किससे कर रखी है? जिंक की। तो मुझे पता है जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या आयरन का ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो कोटिंग ब्रेक भी हो गई ब्रेक, पर आयरन के रिस्पेक्ट में जिंक अभी भी क्या है? मोर रिएक्टिव है। अभी भी इसी का ही ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ब्रेक होने के बाद भी आयरन यहां पर प्रोटेक्टेड है। पर सपोज करो टिन की करते हैं। अगर टिन की करेंगे तो मजेदार बात पता है क्या है? जब तक टिन की कोटिंग रहेगी ना तब तक टिन का क्या होता रहेगा? ऑक्सीडेशन होता रहेगा। ठीक है, पर जैसे टिन की कोटिंग टूटी, जैसे ही टूटी, तो जिस रफ्तार से आयरन कोरोड नहीं होता, उस तेजी रफ्तार से यहां पर कोरोड मार जाएगा। अगर यूं खुले में भी रख देता ना मैं आयरन, उतनी तेजी से कोरोड नहीं होता, पर टिन के रिस्पेक्ट में ये शू करके कोरोड हो जाएगा। हल्की सी भी ब्रेक हो गई ना तो सारा का सारा अंदर आयरन गायब हो जाएगा और बाहर सिर्फ कोटिंग नजर आएगी। लगेगा हाँ यार प्रोटेक्टेड है, और जिंदगी भर ऐसे देखते रहोगे तो लगेगा प्रोटेक्टेड ही है, और अंदर सब माल गायब हो चुका है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर अपन जिंक और टिन की कोटिंग की बात करें, ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी रहेगी? जिंक की। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो बस यही था। अब एक और तरीका है यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने का। एक और तरीका क्या है कि या तो आप क्या करो, ये तो एक तरीका था जो मैंने आपको बताया, गैल्वेनाइजेशन, है ना? एक और मेथड दे रखा है आपके, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है
कभी याद मत करना इस मेथड को, कैथोडिक प्रोटेक्शन, है ना। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कैथोड को प्रोटेक्ट करो। किसको प्रोटेक्ट करो, कैथोड को प्रोटेक्ट करो। और यहां पर जो एनोड होता है इसको बोलते हैं अपन सैक्रिफिशियल एनोड, मतलब जो एनोड पे मौजूद है उसको सेक्रीफाइस कर दो, उसको क्या कर दो, सेक्रीफाइस कर दो। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन में होता क्या है, अपन को कैथोड को प्रोटेक्ट करना होता है तो कैथोड पे किसको रख देते हैं, आयरन को, ठीक है। और अगर अपन यहां पर बात करें सेक्रीफाइस किसको करना है, एनोड को, तो एनोड पे अपन किसको रख देंगे, जिंक को। तो जितने भी बड़े बड़े पाइप्स होते हैं आयरन के, जो अंडरग्राउंड ऐसे लगे रहते हैं जिससे गैसेस वैसेस या जो भी चीजें पास होती है, अगर उन अंडरग्राउंड वाले पाइप्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, गैस के पाइप्स बहुत डेंजरस होते हैं, फ्यूम्स पता नहीं कहीं कुछ निकल निकल जाए तो गड़बड़ हो जाए, है ना। वो एक देखा होगा ना, गैस पाइप लीक हुआ था गुजरात में, है ना। तो सपोज करो करोड़ मार गया तो गैस लीक होने लग जाएगी। तो अगर बड़े बड़े पाइप्स को अपन को प्रोटेक्ट करना है तो पाइप को अपन किससे कनेक्ट कर देंगे, उन पाइप्स को अपन एक ऐसे मेटल के साथ कनेक्ट कर देंगे कि ऑक्सीडेशन आयरन का नहीं होगा, उस मेटल का हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड, मतलब एनोड को अपन ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। काहे के लिए सेक्रीफाइस करा, कैथोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी अपन को आयरन को प्रोटेक्ट करना होता है तो अपन क्या करते हैं, वायर से इसको किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अपन क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। इट कैन बी जिंक, इट कैन बी मैग्नीशियम, इट कैन बी जिंक, जिंक का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है। ऐसे भी नहीं कि लोहे से भी महंगा इलेक्ट्रोड लेंगे हम तो भारी भरकम खर्चा हो जाएगा, है ना। तो जिंक भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और ये प्रोटेक्टेड रहेगा। और टाइम टू टाइम इसको भी चेक करना पड़ता है, जैसे ये खत्म होगी दूसरी लगानी पड़ती है। तो ऐसे सेंसर्स लगा लेते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कनेक्शन क्या हो गया है, जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक हो गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसका रिडक्शन नहीं हो रहा। जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो वापस से क्या करते हैं, नई प्लेट लगा लेते हैं। ये वहां पर लगाया जाता है जहां पर पाइप्स जो होती हैं आयरन की होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोई गैस वैस जारी होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, आपके दे रखे हैं, है ना। हाँ, तो अब डिस्कशन बचा है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्कशन कहां तक हो गया था, BB3 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB3 BB3 में किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक बात बताओ, BB3 डिस्कस कर रहे हैं, BB2 हो गई थी ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। BB3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 1 लीटर 1 मोलर CuSO4 solution is electrolyzed after passing 2 Faraday charge, the molarity of CuSO4 will be। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर मैं बात करूं 1 लीटर 1 मोलर, है ना, तो मैं बोल सकता हूं CuSO4 ब्रेक होगा Cu+2+ SO4-2 में। अब इसका 1 लीटर 1 मोलर लिया तो ये 1 मोलर होगा, तो ये टूट के भी 1 मोलर मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 1 मोलर, ठीक है। अब अपन ने क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, 2 फेराडे चार्ज पास कराकर। अगर मैं CuSO4 की बात करूं तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। भाई रिडक्शन किस किस का हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है, होगा किसका, कॉपर का। तो कॉपर का रिडक्शन होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था कितना, 1 मोलर, कितना चार्ज पास करा है, 2 फेराडे। मतलब कह सकता हूं ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। मतलब ये बचा नहीं बचा, खत्म हो गया। क्या मिला इसकी जगह, कॉपर सॉलिड। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है CuSO4 का कंसंट्रेशन क्या है, CuSO4 का कंसंट्रेशन 0 हो गया है। क्यों 0 हो गया है, क्योंकि कॉपर आयंस रहे ही नहीं। अब भले इसके ये रह गए तो इसका क्या करोगे, अचार डालोगे क्या। किसका रहा है, CuSO4 का, कंप्लीट CuSO4 का पूछ रहा है, तो कॉपर आयन सारे गायब हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 1 फेराडे बोलता तो बात अलग होती, फिर तब फिर कॉपर बच जाता, फिर अपन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर पाते। 2 फेराडे से ज्यादा बोलता तब भी खत्म ही हो जाता, है ना। BB3 में किसको डाउट,
5th वाला क्वेश्चन क्लास में कराया है और लास्ट क्वेश्चन कराया था क्लास में, जिसका आंसर आया था 112 ml। चेक करो टमाटर। मतलब कॉपी अपन ने पढ़ी ही नहीं है? बोलो ना, पढ़ी थी क्या कॉपी? तो फिर कराया नहीं कराया, बताओ सच सच बताओ। क्लास में कराया नहीं कराया? बना भी दिया था क्लास में, तो फिर घर पे क्या हो गया? एक्सरसाइज नंबर 1 में कहां तक हो गया था? 61 तक हो गया था। 62 से लेकर 70 तक किसी को डाउट? 62 से 70, 71 से 79, पेज नंबर 142 से 145 रीड करने को बोला था। वहां पर एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिखाई दिया होगा आपको, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ माय बैड, रुको एक मिनट। पाउंड ऑफ एन एच पाउंड। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। सॉरी। फिफ्थ, W इज इक्वल्स टू ई आई ची अपॉन 96500, है ना? W अपन को कैलकुलेट करना है ना? ई अपन को रखना है। अब मुझे बताओ डिपॉजिट कौन हो रहा है? NaOH। डिपॉजिट कौन हो रहा है? NaOH। NaOH का मोलर मास 40, वैलेंसी फैक्टर 1 इनटू बिजली कितनी है? 9.65। कितनी देर तक डाली? 1000 सेकंड तक, बटे 96500, ये हो जाएगा 10। इसमें दर्द क्या था आपको? क्या क्या कैलकुलेशन? इससे सिंपल कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती। हाँ, 70 तक किसी को डाउट? 71 से 80, 71 से 80, 80, 71 से 79, 70 से 71 से 79। एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2 का थर्ड का नहीं आ रहा आंसर। थर्ड का आंसर नहीं आ रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, आपने वैलेंसी फैक्टर क्या लिया? सही लिया 3 तो यार, 3 से तो आ जाएगा पक्का। 3 लिया आपने? आर्स को आपने कन्वर्ट करा था सेकंड में? फिर तो आना चाहिए। अपन को निकालना क्या है? मास। एल्यूमिनियम का मास निकालना है, ठीक है? एल्यूमिनियम का मास निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का? 27/3। अच्छा, ये ध्यान रखना Al2O3 है। मैंने बताया था कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर नहीं लेना है, जो डिपॉजिट हो रहा है उसका वैलेंसी फैक्टर लेना है ना? 27/3। बिजली कितनी दी? 4 × 10⁴ इंटू 6 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 96500। इसको सॉल्व करो फटाफट और देखो क्या आ रहा है। यही आ रहा है, देखो चेक करो। एक्सरसाइज नंबर 2 का, हाँ 5th का 20 तो समझ में आ गया। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 2 का आपको कौन सा ऑप्शन में डाउट है? बी समझ में आया। अब एक बात मुझे बताओ, बाकी इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि बाकी गलत है, डी भी सही है। डी बता देता हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, बी को देखो आप तो,
घूर घूर के देख रहे हो ना बी को। अब आप देखो वहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूं? तो देखो एक बार डी में वही लिखा हुआ है ना, और बी और डी सही है, फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ए और बी गलत है, ए और सी गलत है, तो गलत ही रहेंगे। हाँ, 9th क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसमें Cu+2 से Cu निकालना है, Cu+2 से Cu निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निकालना क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, 3, Cu+2 से Cu का निकालना है। ठीक है, हाँ जी, कोई मेरे को बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है बताता हूँ अभी, रुको। 4th आ गया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन में डाउट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि वो पहले ही पूरा टूट जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो टूट ही जाएगा। अब यहां पर कह रहा है डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना अपन को। अब डाइल्यूट करेंगे ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, तो होगा क्या वहां पर आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम हो गए मतलब मोबिलिटी बढ़ गई, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 27 के अलावा किसी को डाउट है तो बोलो। 11 में क्या दिक्कत है, तो लिखवाया था क्या, क्या डाउट है? एक्सप्रेशन लिखा था कॉपी में, -2.303 RT log K। अब E नॉट सेल नेगेटिव है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव लाने के लिए K को क्या होना पड़ेगा, 1 से कम, क्योंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है ना, देख लेना, चेक कर लेना, -2.303 RT log K एक्सप्रेशन होता है। 2 में किसी को डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पोटेंशियल के बारे में नहीं कह रहा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूं, रिएक्शन लिखूं क्या, लिख दूं डायरेक्ट, E cell is equals to E naught cell minus 0.06 divided by 2 log reduction 2H plus 2 electrons gives H2 gas upon H plus का power 2H plus। ठीक है, और ये H2 गैस का अपन क्या रखेंगे यहाँ पर, प्रेशर ऑफ H2 गैस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में कह रहा है ये 0, ये भी 0, ठीक है, ये सब गायब हो गया, तो मैं कह सकता हूं लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब कह रहा है वाटर है, वाटर से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 की पावर 2, 10 टू द पावर -14, प्रेशर आ जाएगा H2 का 10 टू द पावर -14 atm। फर्स्ट ऑप्शन। वाटर से H प्लस कितना मिलेगा, 2 थोड़ी ना मिलेगा टमाटर कंसंट्रेशन कह रहा हूं, कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पर, कंसंट्रेशन रखना है H प्लस का, 10 टू द पावर -7 मिलता है, तभी तो pH वाटर का 7 होता है। हाँ 12 बताया तो था। यहां पर देखो रिडक्शन हो रहा है दोनों का, Fe का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और I2 का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, Fe का ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या करेगा, तो सामने वाला क्या करेगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, फोर्थ ऑप्शन है। आसानी तो था। एक्सरसाइज नंबर 3 में किसी को डाउट है तो बोलो। 2 का क्वेश्चन नंबर 27 बताऊंगा मैं,
टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप, मुझे याद है, अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये लिख दिया मैंने यहां पर, है ना। एक्सरसाइज नंबर 3 में किसको डाउट? सेकंड में क्या हो गया? सेकंड डिस्कस नहीं करा था क्या? माइनस आई इफेक्ट, करा तो होगा यार, पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3, एसिटिक एसिड। एक बार इधर देखो, ये वैसे थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। अब पता है आधे जनों का तो ये इसलिए सही हो गया होगा क्योंकि इनको यहां पर दिख रहा होगा डाई फ्लोरो, मतलब 2 फ्लोरीन एक्स्ट्रा होंगे। कोई 2 फ्लोरीन एक्स्ट्रा नहीं है, 2 एच की जगह 2 फ्लोरीन आ गए। आयन अभी भी सेम ही है ना। ये एसिटिक एसिड होता है, डाई फ्लोरो हो जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, कोई एक्स्ट्रा फ्लोरीन उड़कर नहीं आए यहाँ पर, है ना। मैंने वही बोला था आपको, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती, सही तरीके से निकालना बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन की बात करें, चारों के चारों वीक हैं, चारों के चारों जो दे रखे हैं एसिड वो क्या है? वीक एसिड है। बस अपन को ये पता करना है कहां से जल्दी से H प्लस आ जाएगा। जहां से जल्दी से H प्लस आएगा ना, मतलब मैं कह सकता हूं वहां से अपन को फ्री आयंस ज्यादा मिलेंगे, और जहां से फ्री आयंस ज्यादा मिलेंगे कंडक्टेंस भी ज्यादा, कंडक्टिविटी भी ज्यादा, मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज्यादा। ठीक है, कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टेंस ज्यादा है तो 1 ml के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो भी ज्यादा, और 1 ml के कारण जो कंडक्टेंस वो कापा। बात समझ में आ रही है? अब आप खुद देखो, ये फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है ना। हाँ बहुत बढ़िया, आपको याद है तो 2 टाइम्स, मतलब ये लपक के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये लपक के इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ये फटाफट 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 करके H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और छूमंतर हो जाएगा, और जितनी जल्दी छूमंतर होगा मतलब कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? बस यही था आंसर। एक्सरसाइज नंबर 3 में 1 से 10 किसी को डाउट? 11 से 20 किसी को डाउट? हाँ 20, क्या हो गया इसमें? 2 और 3 ऑप्शन में डाउट है। आपको किस में डाउट है? देखो 1 की बात करें, वन तो सही है, तो फिर 1 में क्या डाउट है? 1 तो सही है यार, 1 तो सही है, 2 भी सही है। थर्मोडायनेमिक्स का वो है रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और याद करो मैंने आपको बोला था कि नर्स्ट इक्वेशन की झलक दिखाऊंगा डेरिवेशन की, तो जब झलक दिखाई थी तब यही तो फॉर्मूला लिखा था झलक दिखाने के लिए। और थर्ड में किसको डाउट है डाउट थर्ड में? फोर्थ तो गलत है, फोर्थ में थोड़ी ना डाउट होना चाहिए, फोर्थ तो गलत ही है। कि इक्विलिब्रियम 10 की पावर n ई नॉट, अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इक्विलिब्रियम पर के इक्विलिब्रियम बात कर रहा है ना, मतलब इक्विलिब्रियम आएगी, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? ई सेल क्या होता है? 0, तो मैं बोल सकता हूं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग के। ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.0591, बेस यहां पर क्या 10, ये सब 10 की पावर में चढ़ जाएगा। 21 से लेकर 25 किसको डाउट? हाँ इसमें क्या हो गया? सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आरपी किसके प्रोपोर्शनल होता है? ओपी के, है ना। हो गया, मतलब एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज
27। अच्छा, किसी ने करा था क्या 27? क्या सोचे वही नहीं सोच पा रहे हो? सुनना ध्यान से। पीछे सोल्यूशन देखा था? पीछे सोल्यूशन दिया जाता है? नहीं देखा? अच्छा सुनो इधर, सुनना एक मिनट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो अब इसको समझो। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? सेम ही कंपाउंड का क्या हो और उसी का क्या हो, मतलब उसी का हो ऑक्सीडेशन, उसी का हो रिडक्शन। ठीक है। अब यहां पर अपन को यह पता लगाना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कर रहा है। अपन को यहां पर यह पता लगाना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन कर रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो करेगा जिसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये सेल पोटेंशियल बीच में कहां से आ गया? अपन तो बात करें डिस्प्रोपोर्शनेशन की। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? एक ही करे ऑक्सीडेशन, एक ही करे रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब रिडॉक्स होगी। और रिडॉक्स हो रही है मतलब सेल रिएक्शन। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक काम करते हैं, अपन एचबीओ का चेक करते हैं। किसका चेक करते हैं? एचबीओ का चेक करते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एचबीआरओ, एचबीआरओ का चेक करते हैं। अब एचबीआरओ का चेक करें तो मुझे एक बात बताओ, बीआर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? क्या होगा बताओ? ये +1 +x -2 = 0, तो ये आ गया +1। अच्छा यहां पर Br2 का बता सकते हो? 0 होगा। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन? रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन हो रहा है मतलब पोटेंशियल कौन सा दे रखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये दे रखा है ई नॉट 1.595 वोल्ट। ठीक है। अब एचबीआरओ की ही बात करें तो इसी का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अब अगर इसके ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br O3- में। ठीक है। अब आप खुद देखो, Br O3- से जाते हैं HBRO पर, तो पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट, तो रिवर्स जाएंगे तो -1.5 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1.5 वोल्ट। ठीक है, यही तो होगा। और अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो। ये -1.5 वोल्ट समझ में आ गया? ये आ गया ना? ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हुआ है तो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐड करके लिख दूंगा तो क्या कह सकता हूं मैं, सेल रिएक्शन हो रही है यहां पर, बोल सकता हूं ना ऐसे? ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या हो रही है, सेल रिएक्शन हो रही है, तो अपन को क्या मिलेगा, 2HBRO गिव्स Br2 Br O3-, ई सेल क्या हो जाएगा, 0.095 वोल्ट। पॉजिटिव या नेगेटिव? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब ये सच में रिडक्शन कर रहा है और ये सच में ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, मतलब ये सच में डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? सर क्या चालाक इंसान हो यार आप यार, आपने एक बार में कैसे पकड़ लिया कि एचबीआरओ के लिए ही करना है। सपोज करो हम करते Br O3- के लिए, सपोज करो हम करते Br2 के लिए, फिर हिट एंड ट्रायल नहीं। इतना ज्यादा लक थोड़ना है अपना अच्छा कि वहां पर जाके हिट एंड ट्रायल लगाए और सही हो जाए। कभी टेस्ट में लक चमकता है क्या, ये बताओ? है ना? तो आंसर क्या है, HBRO है। ठीक है, तो आंसर अपन क्या टिक कर देंगे, HBRO टिक कर देंगे। पर अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको एक एक करके हर के लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ,
पर एक बार के लिए तो करना पड़ेगा। ये पहली बार क्वेश्चन आया था ऐसा 2018 में, बिल्कुल लगी होगी, है ना। अब इधर सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपन को पता है हर एक के लिए ऐसे ऐसे चेक करना है, हर एक के लिए चेक करना है, हर एक के लिए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है, पर लग रहा है ना बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा 1 मिनट में होगा क्या? 1 मिनट में तो नहीं होगा। अब सुनो काम की बात, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, पर क्रॉस क्वेश्चन मत करना, है ना, क्रॉस क्वेश्चन मत करना। यहां पर एक सीक्वेंस दे रखी है, BrO4 माइनस गया, BrO3 माइनस में, फिर HBrO में, Br2 में, Br माइनस में। यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन वो करेगा जो अपना ट्रेंड चेंज करेगा। देखो जब भी कुछ भी ग्राफ अपन बनाते हैं तो ऐसे ही चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है ना। जहां भी ट्रेंड चेंज कर दिया, जहां भी इसने ट्रेंड चेंज कर दिया वहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। 1.82 वोल्ट था, है ना, ये फिर आया 1.5 वोल्ट पर, फिर ये हल्का सा यूं चुक्कू से भरा और फिर ये टप से नीचे हो गया, चुक्कू सा भर के टप से नीचे हो गया। गड़बड़ हो गई यहां पर। ये बात समझ में आ रही है? ये कितना था? 1.82, ये कितना आ गया? 1.5, और ये आ गया 1.595। मतलब यहां पर इसने अपना ट्रेंड चेंज करा, और यहां पर आया कौन? इन दोनों के बीच में कौन आया? HBrO। ये बात समझ में आ रही है? आंसर है यही। अब मुझे एक बात बता, 1 मिनट में हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जहां भी ये चुक्कू सा पड़ रहा है ना, वही आंसर है। कौन सा? नहीं, ये कहीं भी नहीं था पहले। बात समझ में आ रही है? डिस्कशन कंप्लीट हो गया, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 71 में डाउट क्या आ गया आपको? सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट का तो अपन ने लिखा था ना, इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2। और याद करो इसका जब अपन ने लिखा था, मैंने बोला था वाटर का ही होगा ऑक्सीडेशन, वाटर का ही होगा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन किस किस का हो सकता है? सोडियम का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, दोनों में से किसका होगा? वाटर का। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो SO4 का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। SO4 क्या है? कचरा, तो वाटर का हो जाएगा। तो ये तो मैंने कर रखा है आपको, है ना, ऑनलाइन में जिसका डाउट था, ये नमन जी जो भी हैं। हाँ, एक काम करते हैं, सारी चीजें तो हो ही गई, है ना। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा सेक्शन है ना, रिवाइज करके मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं अपन, ठीक है। देखो, हाँ, नहीं मैं ऐसी हरकतें करता ही नहीं हूँ। आप एक काम करो, कॉपी खोल लो, है ना, और जिसको ऐसा लगता है मेरा बिल्कुल शानदार तरीके से रिवीजन है, मैंने पढ़ रखा है, तो फटाफट जवाब देना। ऐसे नहीं धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं, है ना, फटाफट जवाब देना। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करा था तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था वहां पर, कि अपन को यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टर्म मैंने यहाँ पर पढ़ी थी, सबसे पहले क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले यहाँ पर अपन ने डिफरेंस देखा था कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मेटलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। तो यहाँ पर अपन ने मेटलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर अपन ने ये देखा था कि अपन को क्या पढ़ना है? आयनिक कंडक्टर पढ़ना है। और आयनिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोल रहे हैं मतलब कंडक्टर के साथ कुछ टर्म्स होती है जिसे अपन बोलते हैं कंडक्टेंस टर्म। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी रेजिस्टेंस, फिर अपन ने पढ़ी कंडक्टेंस, फिर अपन ने पढ़ी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर अपन ने पढ़ी कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। कापा की अगर यूनिट की बात करूं, कापा की यूनिट क्या हो जाएगी?
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और कापा क्या होता है? 1 ml के कारण जो कंडक्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। अब मुझे बताओ मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, और अगर मीटर में बात करें तो मीटर के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन एम। और याद करो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन बताया था मैंने आपको। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसके बाद अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ा था। सबसे पहले फैक्टर पढ़ा था नंबर ऑफ आयंस, है ना। फिर अपन ने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था आई। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा ज्यादा तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा, अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो मोबिलिटी, फ्लो, कंडक्टेंस। सेकंड अपन ने पढ़ा था सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेशन होगा ज्यादा तो एसोसिएशन होगा, अगर एसोसिएशन होगा ज्यादा तो मोबिलिटी, कंडक्टेंस। इसके बाद अपन ने पढ़ा था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होगी ज्यादा तो मोबिलिटी, कंडक्टेंस। इसके बाद अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा था, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी पढ़ा था। अगर पोलैरिटी होगी ज्यादा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा, अल्फा ज्यादा, आयंस मिलेंगे ज्यादा, कंडक्टेंस भी होगा ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर जितनी भी फोर्सेस होंगी सोल्यूशन वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएंगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा था, सबसे पहले अपन ने बात करी थी कंडक्टेंस की। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस, कापा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, कापा कम होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। फिर अपन ने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करा था। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करा था? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √c के बीच में। और यहाँ पर अपन ने ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर रहे थे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे एक्सट्रापोलेशन की मदद से। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन को एक कर्व नजर आ रहा था, तो मोलर कंडक्टेंस अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। यहां पर अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन देखी थी, डी बाय हकल-ऑनसेकर इक्वेशन। डी बाय हकल-ऑनसेकर इक्वेशन क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस d/√c। d क्या होता है? डी बाय हकल-ऑनसेकर कांस्टेंट। ये सब आपको बोलना होता है ना। d क्या होता है? डी बाय हकल-ऑनसेकर कांस्टेंट। और अगर b की बात करूं तो b की वैल्यू सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन। है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टर्म्स में बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कोई भी नंबर नहीं आते यहाँ पर, कोई भी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पर IUPAC ने इसको चेंज करके मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था और बोला था मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte at infinite dilution is equals to m times molar conductance at infinite dilution of cation plus n times molar conductance at infinite dilution of anion. m और n क्या है? number of moles of cation and anion obtained from 1 mole of an electrolyte. ठीक है, इसके बाद अपन ने देखी थी एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। पहली एप्लीकेशन देखी थी अपन ने टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर अपन ने देखा था सेकंड एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फार्मूला क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद अपन ने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट के का फार्मूला क्या हो जाएगा? c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अगर अल्फा लेस देन 5% होगा c अल्फा स्क्वायर। इसके बाद अपन ने देखा था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के लिए अपन ने बात करी थी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए अगर अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। ये थ्योरी थी। यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसे ही क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब S जो होगा वो किसके बराबर होगा? M के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन m। m ही क्या है? S। सॉल्युबिलिटी आ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। इसके बाद अपन ने पढ़ा था, ये सेक्शन खत्म हो गया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपन को अल्टीमेटली याद क्या करना था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है? जब अपन किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो डिप करने पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है? फर्स्ट
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, थर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, डेवलप कैसे होता है ये मैंने बता दिया था, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। मेजर कैसे करेंगे? दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में करते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं अपने, है ना। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? शी। बस एक चीज याद रखनी है, शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे और क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल क्या होता है? कहां से आया? माना गया था, कहीं से आया नहीं था, अपन ने अज्यूम करा था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर अपन ने रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे दे तो कैसे पहचानेंगे, और रिडक्शन हाफ सेल दे दे तो कैसे पहचानेंगे। फिर अपन ने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैंने पूरी लाइन याद करा दी थी। लेके बारात काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई नहीं गए, सुंदरी प्यार भरी, H2 छापा। ठीक है, और नॉन मेटल्स के नीचे से आ रहे थे, है ना। फंडे की बात करता है अपन। अच्छा चलो, इससे पहले मुझे एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसआरपी बढ़ेगा या घटेगा? अगर एसआरपी बढ़ेगा तो मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। अच्छा, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो एसओपी, अगर एसओपी बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग पावर। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी, मोर रिएक्टिव मेटल ऊपर मिलेंगे, है ना। अच्छा मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, फंडा मैंने आपको बताया था, ओपी किसके प्रोपोर्शनल होगा और आरपी किसके प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, सबसे मैक्सिमम एसआरपी किसका होगा? फ्लोरीन का। वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 2.87। और मैक्सिमम एसओपी किसका होगा? कितना होता है? 3.05। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है, तो इसका और अल्टरनेट नेम्स क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा होगा, गुड ऑक्सीडेंट होगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होगी, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का, मेटल आयन का? मेटल का। और एनायन ऑफ नॉन मेटल का। रिडक्शन किसका होगा? मेटल आयन का और नॉन मेटल का। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्वेश्चन करने लग गए थे। यहाँ पर अपन ने बहुत सारी चीजें देखी थी, मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी के बारे में कि मेटल्स के केस में ऊपर वाली नीचे वाली को हटाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली को हटाएगी, ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? नीचे वाली और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि एसिड सोल्यूशन से H2 को कौन डिस्प्लेस करेगा? H+ से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स होंगे वो एसिड के सोल्यूशन से H+ रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब अगर अपन बात करें वाटर से H+ हटाना है, वाटर से H2 निकालनी है, तो मुझे पता है वाटर से H2 निकालना, H+ निकालना एक भारी भरकम काम होता है, तो इसका काम कौन करेगा? रिएक्टिव मेटल्स। तो मैं कह सकता हूं ऊपर से कहां तक? मैग्नीशियम तक जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को हटा देंगे। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैग्नीशियम से लेकर क्रोमियम तक ये हॉट वाटर से हटाएंगे और Fe स्टीम से हटा देगा। और मैंने बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कॉपर से नीचे सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यही पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फिर आ गए थे गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल का सिंपलेस्ट एग्जांपल था डेनियल सेल। डेनियल सेल अपन ने पढ़ा था, डेनियल ने 2 इलेक्ट्रोड ली थी, जिंक और कॉपर की, है ना। तो बस एक वर्ड याद करने को बोला था, लोन। लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? एनोड पर। एनोड कैसी टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहां पर मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन भी याद करने को बोला था, ABC। सबसे पहले लिखेंगे एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, बीच में लिखेंगे ब्रिज, सी पे क्या होगा? कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। बस ये तो था। उसके बाद आ गए थे सॉल्ट ब्रिज पर, है ना। अब सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? उसके फंक्शन क्या थे? सेल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज कर रहा है बाय सप्लाइंग एनायन टू एनोड सॉल्यूशन एंड कैटायन टू कैथोड सॉल्यूशन। मेन फंक्शन, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल टू डेवलप। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वहां पर क्या होता है? प्रिपरेशन मैंने आपको बताई थी। हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट में अपन क्या डाल दें? अगर अगर डाल दो या जिलेटिन डाल दो और उसको इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब में फिल करके रख दो, ऐसे सॉल्ट ब्रिज बन जाएगा। सॉल्ट ब्रिज में कॉटन प्लग से उसको सील कर दो। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लेंगे वो कैसा होगा? इनर्ट, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे सॉल्ट लेंगे जिसमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर KCl सॉल्ट है तो आयंस कौन कौन से नहीं होनी चाहिए? Ag, Hg, बताया था, है ना।
हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल की बात करें तो याद करने का तरीका बताया था, राइट माइनस लेफ्ट। राइट पे क्या होता है कैथोड, लेफ्ट में क्या होता है एनोड। यहाँ पर क्या रखना है, एसआरबी एसओबी, एसआरबी रखना है। और इसके बाद अपन ने एक डेल्टा जी का फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एनएफई। इसके बाद अपन ने नर्स्ट इक्वेशन देखी, नर्स्ट इक्वेशन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एनएफ एलएन, एलएन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इसको 298 केल्विन पे रखते हैं तो ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन देखी, सेकंड एप्लीकेशन देखी थी, थर्ड एप्लीकेशन सेल की देखी थी अपन ने, सेल का पोटेंशियल फाइंड करना देखा था। यहां तक थर्ड एप्लीकेशन तक अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने कुछ चीजें देखी थी कि अगर पोटेंशियल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, बाय डिफॉल्ट 1 रखना है, ठीक है। और सेल के पोटेंशियल की बात करें तो सेल के पोटेंशियल के मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेटल्स के लिए, जब दोनों तरफ मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, हाँ एनोड बटे कैथोड लिखना है अपन को लॉग के साथ, और वो क्रॉस चेक करने का तरीका बताया था मैंने आपको। एन की वैल्यू और ये जो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो पावर्स होंगे, ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। थर्ड एप्लीकेशन खत्म। फोर्थ एप्लीकेशन में टू प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, डेल्टा जी की बात करी थी यहाँ पर। अगर ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। अगर ई सेल नेगेटिव, डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ई सेल 0 हो गया, डेल्टा जी 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं ना, ई सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अपन ने एक वो अपन ने एक टाइप की वैरायटी करी थी जहां पर टारगेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डेल्टा जी वाला लगाएंगे। और अगर नहीं है तो अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसके बाद अपन ने लास्ट एप्लीकेशन देखी थी, यहाँ अपन ने इसको ऐसे देख लिया था, कंसंट्रेशन सेल। अच्छा मुझे सबसे पहले तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 या ई नॉट सेल 0, ई सेल 0। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0, कंसंट्रेशन सेल में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल 0। अच्छा कंसंट्रेशन सेल में होता क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होती है, सेम मेटल की होती है, पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद अपन बात करें तो रिवर्सिबल सेल देखा था अपन ने, है ना। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस और वोल्टामीटर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा था कि एनाइन कहां पर जाएगा, एनोड पे, वहां पे जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। एनाइन पर चार्ज क्या होता है, एनाइन पर चार्ज क्या होता है, एनाइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एनाइन होता है नेगेटिव, मूव करेगा पॉजिटिव पर, मतलब एनोड हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। कैटायन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, कहां पर जाएगा, नेगेटिव पर, मतलब कैटायन जाएगा कैथोड पर, कैथोड हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। और वहां पर जाके क्या करेगा, रिडक्शन। डीसी सोर्स लूंगा या एसी, डीसी लूंगा। एसी का के लिए यूज करूंगा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस मेजर करने के लिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को दो एस्पेक्ट पढ़ने थे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करूं मैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मैंने पूरी बता दी थी आपको, 5 पॉइंट बताए थे, है ना। रिकॉल करूं क्या, फॉर कैटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फॉर एनायन सीबीआई पुलिस छापा कचरा, सीबीआई पुलिस और कचरा। दूसरा पॉइंट बताया था जिसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन। तीसरा पॉइंट बताया था वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा H+, पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वाटर का होगा रिडक्शन तो मिलेगी H2, H2 के साथ क्या मिलेगा अपन को, OH-, पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था सोडियम अगर मरकरी को देखेगा तो सोडियम का ही होगा रिडक्शन, साथ ही साथ H2O क्या कर देगा, छोड़ देगा। और जिस मेटल इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस अपन उसी मेटल के प्रेजेंस में कराए तो उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन। ये पूरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट खत्म हो गया था इसी के कारण। फिर अपन आए थे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। एक मैंने बताया था यहाँ पर फंडा, आपको फंडा क्या बताया था कि 1 फैराडे चार्ज पास कराऊंगा तो ऑलवेज कितना डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और मास ग्राम में कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल्स टू
EID अपॉन 96500 वो टाइप बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, चैप्टर खत्म हो गया। 6 बजे के आसपास अपन ने शुरू करा था, 20 मिनट में खत्म हो गया ये। रिवीजन ऐसे करते हैं, है ना, रिवीजन ऐसे करते हैं। ये सारी चीजें जब दिमाग में बैठी रहेंगी ना तभी जाके ऐसे रिवीजन होगा। कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी बार अपने नोट्स पढ़ लो कि आप ये बस पलटते पलटते सारी चीजें पढ़ लो। पर ये कब हो पाएगा, जब आप अच्छे से 4-5 बार चैप्टर का रिवीजन कर चुके होंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। ऐसे नहीं लंबे लंबे ड्यूरेशन में 1.5 महीने में कर रहे हैं, तब तक तो सब उड़ जाएगा। अभी तक जितना भी अपन पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है, ये सारा अपने टेम्परेरी मेमोरी में जा रहा है। परमानेंट में डालने के लिए उसको 7 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा, 14 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा, 21 दिन में रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट मेमोरी में आएगा। फिर 21 दिन के बाद अगर आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद भी छोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पूरा चैप्टर साफ हो गया। आपको ऐसा लगेगा यार 10 से 15% या 20% मैक्सिमम साफ हुआ है, 80% अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। और बहुत बार शॉर्ट नोट्स बनाने से दिक्कत क्या हो जाती है, कभी कभार अपन को ऐसा लगता है यार ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसको नहीं लिखते शॉर्ट नोट्स में, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। पर पता चला 3 महीने बाद वही भूल गए, और अपन फिर एंड में पता है शॉर्ट नोट्स ही देखते रह जाते हैं, कभी कॉपी खोलने की हिमाकत ही नहीं करते। वो पॉइंट फिर हमेशा भूला हुआ रह जाता है। और एग्जामिनर पता है क्या कर रहा है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखकर क्वेश्चन पेपर बना रहा है। आपको पता है क्वेश्चन पेपर कितना इजी आ रहा है, पर फिर भी नहीं आते नंबर। जो नेट का पेपर आ रहा है इजी आ रहा है, फिर भी नंबर नहीं आते। बेसिक चीजें पूछ लेता है, नहीं आ पाते नंबर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। हाँ बिल्कुल, ब्रेन में ही नोट्स बना लो आप लोग। हाँ जी, मरकरी सेल में क्या लिखा हुआ है, बोलो ना। उसकी लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि वहां पर आयंस नहीं होते। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू।